इंडिया का या भारत है। भारत और इंडिया से कोई मतलब नहीं, देश के नौजवानों की मुख्य मुद्दों से मतलब है। उन मुद्दों पे अगर बात होगी तो सारी बातें होंगी। और जनता के साथ साथ मैं युवाओं से इस बात को अपील करूंगा, अपने हक और अधिकार को पहचाने और उन्हीं लोगों को समझे। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और हम बात कर रहे हैं जंतर मंतर से। ये वही स्थान है जहां सरकार को झुकाया जाता है और सरकार से मांग मनवाई जाती है। इस शख्सियत को आप देख रहे हैं, इस शख्सियत ने यही जंतर मंतर पर दिल्ली सरकार को इतना परेशान किया था, इतने कान खड़े किए थे कि नगन अवस्था के अंदर यहाँ पर लेफ्ट लाइट किया और सरकार देखती रही और बातों पर गौर किया। हमारे बीच में आशीष मिश्रा जी। आशीष मिश्रा जी, आपका नेशन न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशीष जी, जब आप लोग यहाँ आते हैं तो यहाँ का प्रशासन है वो आपसे घबराता है, आप जैसे युवाओं से घबराता है। ऐसा क्या कारण है आपसे यहाँ का प्रशासन घबराता है, आपको परमिशन भी नहीं दी जाती? देखिए, युवाओं की मांग और युवाओं के अधिकार के लिए जो लड़ेगा, उसके लिए जो मौजूदा सरकार है वो कहीं ना कहीं पे युवाओं से घबराती है और बैकफुट पे आने का काम करती है। लेकिन उसका मैं एक बात जरूर बोलूँगा, कहीं ना कहीं पे अहम भूमिका आप जैसे साथियों की भी रहती है, जो हम लोगों की बात को जन जन तक पहुँचाते हैं। जन जन तक पहुँचाने के बाद में एक अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए यदि हम दिन प्रतिदिन अगर यहाँ मौजूद रहते हैं तो आप सभी साथी दिन प्रतिदिन हमारा हाल खबर भी लेने आते हैं और दिन प्रतिदिन की स्थितियों को भी जनता और समाज तक पहुँचाने का कार्य करते हैं, जिस माध्यम से जन जन तक हम लोगों की बात पहुँचती है। तो एक ऐसा माहौल क्रिएट होता है जिससे सरकार की चूड़ देने का काम शुरू होता है। आप अपने इस मामले को लेकर जंतर मंतर पर अपना धरना प्रदर्शन दिया था और आपने लगातार 4-5 दिन आपने कोई ट्रेड यूनियन भी नहीं छोड़ी, आपने कोई मंत्रालय नहीं छोड़ा। क्या हुआ उस आंदोलन के माध्यम से? देखिए, आंदोलन हम लोगों ने बहुत भूमिका के साथ लड़ा और तैयारी भी करते रहे और देखा जाए कि हम लोगों को 100% सफलता फिर भी नहीं। जो बात कहेंगे वो बिल्कुल कड़वी है, इसलिए क्योंकि हम लोगों का 100% रेल में समायोजन हुआ करता था और जब देश के अंदर स्किल इंडिया अभियान कुशल कारीगरों के सम्मान की बात हुई तो आशाएं और ज़्यादा जाग उठी कि अब हम सब लोगों का 100% समायोजन रेल में होगा। परंतु जो मौजूदा सरकार बनी, उस सरकार ने स्लोगन तो बहुत अच्छे दिए, स्किल इंडिया अभियान कुशल कारीगरों के सम्मान की बात की, लेकिन कर क्या दिया? जो हमारा 100% रिजर्वेशन हुआ करता था उसमें 20% का रिजर्वेशन RRC में कर दिया। हमें लोगों को आपस में, देश के नौजवानों को और अपने द्वारा भर्ती हुए रेल स्किल अप्रेंटिसेस को आपस में लड़ाने का काम कर दिया। अगर करना ही था तो 20% का रिजर्वेशन हम लोगों का डायरेक्ट उसी भर्ती में जो निकलती सीटें हैं या जो हमारे 20% अप्रेंटिसेस ट्रेंड हो जाते हैं उनको डायरेक्ट समायोजित कर लिया जाए। आखिर एक भर्ती प्रक्रिया में कितनी बार परीक्षाएं ली जाएंगी, ये तो एक सोचने का विषय है। उसके बाद जब हम लोगों ने इस मांग को नहीं मांगा तो एक नई व्यवस्था चालू कर दी। नई व्यवस्था ये चालू कर दी कि आप लोगों को सर्टिफिकेट का 1/3 दिया जाएगा और सर्टिफिकेट का जब 1/3 हम लोगों को दिया गया तो वहाँ पर भी एक सबसे विचारणीय बात ये हो गई कि बिना नोटिस दिए, बिना कुछ बताए हम लोगों का 2/3 एग्ज़ाम के समय में काट लिया गया और मैं स्वयं उसका शिकार भी हूँ। हम लोग 1/3 मिलने के बाद पास हो गए थे, लेकिन 2/3 सरकार ने छल के द्वारा हम सब लोगों का काट लिया। जो हमारे साथी हमारे आसपास में खड़े हुए हैं, ये सभी साथी भी 2/3 के शिकार हैं और हम लोग आंदोलन करने के बावजूद भी आज बेरोजगारी की स्थिति में ही गिने जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि सरकार को युवाओं की जरूरत नहीं है और सारा पूरा आप देख ही रहे हैं कि देश त्राही कर रहा है, सब प्राइवेट की तरफ ले जा रहे हैं? देखिए, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन जो है वो कहीं पर से हल नहीं है। इसलिए नहीं है कि एक, जैसे मैं रेल से जुड़ा व्यक्ति हूँ तो रेल के बारे में बोलूँगा। रेल जन जन की रेल है, रेल गरीबों की भी रेल है, रेल अमीरों की भी रेल है। भले सुविधाओं के नाम पे आप किराया बढ़ाते जा रहे हो, लेकिन क्या हमारे देश की आर्थिक स्थिति सुधरी है? 80% आज भी देश की जनता जो है गरीबी रेखा के अंदर है और जैसा कि सरकारें खुद कहती हैं कि 80 करोड़ लोगों को राशन बांटने का काम कर रहे हैं। तो अगर राशन बांटने का काम भी अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो देश में भुखमरी है। उसी स्थिति में तो राशन बांटने के नए नौजवानों को रोजगार दिया जाए। मोदी जी खुद कहते हैं कि भाई मैं 80 करोड़ जनता को भूखा नहीं सोने दे रहा हूँ।
आखिर नहीं सोने दे रहे हैं तो फिर अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं कि हमारे देश में भुखमरी है, तभी तो नहीं सोने दे रहे हैं जी। ये भी तो गौर करने वाली बात है। हाँ जी। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से पूरा देश त्राई कर रहा है, सब प्राइवेट की तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है, जब कोविड के अंदर वही सरकारी कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ी जिन्होंने भारत को भुखमरी से रोका, भारत ने जो है महामारी से रोका। हाँ, इसमें कहीं ना कहीं पे रेल की तो एक अहम भूमिका रही है जी। जब बड़े बड़े सरकारी अफसरों ने, यहाँ तक कि जो दूसरे भगवान कहे जाते हैं डॉक्टरों ने, इन सब लोगों ने अपनी जगह छोड़ दी। इन लोगों ने पेशेंट को छूना तक पसंद नहीं किया। लेकिन एक हमारी भारतीय रेल ऐसी रही है जिसने अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से समझा, पूरी तरीके से जाना, और जहाँ जहाँ तक आवश्यकता हुई सिलेंडर की, जहाँ आवश्यकता हुई कि अंदर ही उनके बेड बनाए गए, हॉस्पिटल बनाए गए, सारी सुविधाएं उनको दी गई। जहाँ जहाँ तक जिस चीज़ की राशन से लेकर जिस चीज़ की समस्या हुई, रेल कर्मचारियों ने हर चीज़ में अपना बलिदान दिया, हर तरीके से अपना सहयोग किया और देश की जनता को बचाने के लिए एक अहम भूमिका के रूप में उभर कर सामने आए। आशीष जी, क्या लगता है जिस तरीके से मोदी जी जो भी बिल लेकर आए, अगर हम नोटबंदी की बात करें तो मोदी जी उस पर पीछे नहीं हटे, जीएसटी की बात करें उस पर पीछे नहीं हटे, 3 तलाक पे पीछे नहीं हटे और 370 पे पीछे नहीं हटे। तो क्या लगता है कि 2024 के अंदर जैसे लोग कह रहे हैं चुनाव हारने के बाद ईवीएम में गड़बड़ है, ईवीएम में गड़बड़ है, वो तानाशाही तो बराबर चल रही है, क्या लगता है 2024 जनता अपने विचारों से, अपने अधिकारों से लड़ेगा और कोशिश तो पूरी यही करेगा कि जहाँ पे अपने हक और अधिकार के लिए होगा। और मैं अपील भी करूँगा, मतलब क्या होगा ये बात की बात है न, जो होगा वो सामने आएगा, भविष्य कोई नहीं देख सकता है। लेकिन मैं आप आम जनमानस की जनता से अपील जरूर करूँगा जो हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़े, जो हम जन जन तक पहुँचकर अपनी समस्याओं को सुनता हो और अपनी परेशानी को बताता हो कि किस माध्यम से हम आपका प्रयास कर रहे हैं, परंतु हमें सफलता आज तक नहीं मिली। उन नेताओं को ही चुना जाए। अगर अपने देश को, अपने भविष्य को उज्जवल समझते हैं तो उन नेताओं को चुने, मैं इतना ही कह सकता हूँ। लेकिन अमित शाह जी तो कह रहे हैं कि हमें 50 साल तक कोई डगमगाने वाला नहीं है, हम 50 साल तक राज करेंगे। देखिए, अमित शाह जी 50 साल तक डगमगाने की बात कर रहे हैं और एक जो कहावत कही गई है कि समय तो भगवान ने भी नहीं देखा है, कब किसका क्या काया पलट हो जाए, कब किसका क्या हो जाए। और जैसा कि जो स्लोगन चल रहे हैं, जैसा माहौल चल रहा है, और नहीं, भगवान उनके साथ ना 22 तारीख को उद्घाटन हो रहा है, भगवान उनके साथ में, आप कैसे भगवान को पता नहीं है? भगवान उनकी मुट्ठी में है, भगवान उनकी मुट्ठी में है जी। 22 तारीख को उद्घाटन हो रहा है, वो सब भगवान की मुट्ठी में है। नहीं सर, भगवान की मुट्ठी में, हाँ। वो तो कोर्ट की मुट्ठी में था, अदालत की मुट्ठी में था। देखिए, अब भगवान जो है मोदी जी की मुट्ठी में। अब आपने जब भगवान को बीच में ला दिया, मैं इन मुद्दों में बोलने मैं नहीं ला रहा हूँ, तो हो रहा है ना 22 को, वो हो रहा, जन जन तक चर्चा का विषय है। और मुझे लगता है कि फिर अब जब इन बातों को स्टार्ट कर ही दिया गया तो मुझे भी कुछ बोलना चाहिए। और बड़े ही सौभाग्य की बात है कि देश के अंदर राम मंदिर बन रहा है, और राम मंदिर हम सभी के राम है, और हर जात, हर बिरादरी, हर धर्म के लिए वो राम है। और राम कैसे हैं? वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, तब राम है। लेकिन राम के महत्व को अगर हम समझेंगे तो राम से बड़ा राम का नाम है। जिस पत्थर में राम लिख दिया गया वो समुद्र में तैर रहा है, वो राम है। तो आशा करते हैं कि मंदिर भी बने, लेकिन मंदिर के साथ में नौजवानों की भी बात सुनी जाए। जैसे देश के अंदर राम राज चला है, राम राज्य आए तो राम मंदिर आए, राम लला आए, राम का स्वागत है और सम्मान है। दिलों में राम हमेशा रहे और हमेशा रहेंगे, और आज आए हैं तो कोई नए नहीं आए हैं। राम के लिए मैं हमेशा नतमस्तक हूँ और नतबंधन हूँ, परंतु अगर राम राज्य आएगा तो ही राम के आने का दूसरा आनंद नजर आएगा। और आशा करते हैं भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी है तो मुमकिन है ना सर? मोदी जी हैं तो मुमकिन है, लेकिन क्या विदेशों में नाम चल रहा है ना सर मोदी जी का कि भारत देश बहुत तरक्की कर रहा है, भारत देश सोने की चिड़िया बनने जा रहा है और विश्व गुरु बनने जा रहा है। आज कोई नई बात है, कोई पहली बार है। देश अपनी जो स्थितियों में था, क्या सर आज भारत पहली बार बाहर निकल के आया है। हमारे बाहर के जितने भी आज तक प्रधानमंत्री गए, हमारे आज तक जितने भी जो है मंत्री बाहर पहुंचे हैं, क्या पहली बार भारत को लोगों ने जाना? तीसरी विश्व शक्ति जो अगर भारत नज़र आई है तो भारत की पहचान पुरानी है, मोदी जी से भारत की पहचान नहीं है, भारत से पहचान मोदी जी की है। सर कैसी बात कर रहे हैं? मोदी जी के आने से पहचाना है? जी नहीं,
मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। इसलिए नहीं मानता हूँ कि जब भारत एक ऐसी तपोभूमि है, एक ऐसी धरती है जिस पे जो जन्म लेता वो स्वयं में अपने आप में गौरवान्वित महसूस करता है। इसलिए मैं कहूँगा कि मैं अपने भारत को सर्वोपरि रखूँगा। हाँ, भारत और इंडिया के बीच में जरूर राजनीति की गई है। इंडिया मतलब भारत मतलब इंडिया, इसमें कोई अंतर नहीं है। जो भारत है जिसका इंडिया है, जिसका इंडिया है उसका भारत है। पहचान बताए, पहचान बनाए, और इंडिया के नाम पे भी मैं जरूर बोल के जाऊंगा। इसलिए जरूर बोल के जाऊंगा, जब हमारे देश में स्किल इंडिया अभियान चला, कुशल कारीगरों का सम्मान चला, और उस समय सारे इंडिया के ही सारे स्लोगन आए। आज जो स्थितियां हम लोगों के बीच में आई, उन स्थितियों के बीच में आज इंडिया का भारत है। भारत और इंडिया से कोई मतलब नहीं, देश के नौजवानों की मुख्य मुद्दों से मतलब है। उन मुद्दों पे अगर बात होगी तो सारी बातें होंगी। और जनता के साथ साथ मैं युवाओं से इस बात को अपील करूंगा, अपने हक और अधिकार को पहचाने और उन्हीं लोगों को समझें और उन्हीं लोगों को जाने जो हम लोगों के मुख्य मुद्दों को लेकर के मैदान में उतरते हैं, उन्हीं को पहचाने। और मैं ऑल इंडिया एक्टर अप्रेंटिस एसोसिएशन का नेतृत्व करने के नाते आप लोगों के बीच में इस बात को कह के जा रहा हूं कि बहुत जल्द अगर हम लोगों की जो समायोजन की मांग जीएम पावर की, अगर हम लोगों का समायोजन नहीं होता है तो यही जंतर मंतर जो इतिहास गवा रहा है कि यहाँ पे रेल मंत्री का पुतला भी फूका गया, यहाँ पे नग्न अवस्था में जो है मार्च पास्ट भी हुआ, और इसके अलावा हम लोगों ने कई बार दिल्ली में जगह जगह पे आंदोलन किए हैं, और बहुत जल्द वो दौर लौट कर फिर आने वाला है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।